अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक कार्नोट इंजन से रिलेटेड, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि कार्नोट इंजन बेसिकली होती क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी न्यू वीडियोस अपलोड हो और आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। तो स्टूडेंट्स, आपने जो हमने पिछले लेक्चर्स पढ़े, ठीक है, उसको मैंने अपनी नोटबुक पे नोट करके आपको पढ़ाए थे। लेकिन ये जो कार्नोट इंजन है बेसिकली इसकी ये डायग्राम और ये सारी एक्सप्लेनेशन हमारे बुक में बहुत अच्छी तरह से दी हुई है। तो इसी वजह से मैंने इसको अपने बुक से ही प्रेफर किया है, जो इस इन टेक्स्ट बुक नाम छोड़ो। ठीक है, तो आइए स्टडी करते हैं द कार्नोट इंजन। A French engineer named Sadi Carnot in 1824 described an ideal engine now called a Carnot engine। ठीक है, एक फ्रेंच इंजीनियर था जिसका नाम सैडी कार्नोट था। ठीक है, 1824 में जिसने ये आइडियल इंजन को बेसिकली डिस्क्राइब किया था, जिसको हम बेसिकली कार्नोट इंजन बोल रहे हैं। तो आपने ये अच्छी तरह से पढ़ लिया कि कार्नोट इंजन जो बेसिकली है वो एक आइडियल इंजन है। ठीक है स्टूडेंट्स, बेसिकली कार्नोट इंजन क्या है? आइडियल इंजन है which is free from all sort of heat losses and friction. It consists of a hot body of infinite thermal capacity, a similar cold body, and a perfect heat insulator and cylinder fitted with a piston enclosing behind any working substance। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली ये जो हीट लॉसेस होते हैं, फ्रैक्शन होती है, बेसिकली इस इंजन में जो है वो उसको रोका जा रहा है। ठीक है, the cylinder has a heat conducting base and a non-conducting valves and piston. The working substance is taking the following cycle of operation known as Carnot cycle। यहाँ पर एक Carnot cycle follow होती है students, which is all real engines are less efficient than the Carnot engine because they do not operate through a reversible cycle। अब ये जो इसकी साइकिल जो होती है बेसिकली ये रिवर्सिबल है, मीन्स ये अपनी पॉइंट पे दोबारा जा सकती है स्टूडेंट्स। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें हम दोबारा लौट के आ सकते हैं उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे, और सारी चेंजेस जो है वो आ सकती हैं दोबारा अपनी शक्ल में, तो उसको बेसिकली हम रिवर्सिबल बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो कार्नोट साइकिल है बेसिकली वो रिवर्सिबल साइकिल है। कोई भी रियल इंजन जो है वो एफिशिएंट नहीं है सिवाय कार्नोट इंजन के रिवर्सिबल साइकिल के लिए। A cycle of a heat engine is completed when the properties of a system have returned to the original state। यहाँ पर जो साइकिल है हीट इंजन की वो तभी कंप्लीट होगी जब प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम जो है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आएंगी। दी ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द कार्नोट इंजन इज कॉल्ड अ कार्नोट साइकिल। वो साइकिल जो कार्नोट इंजन फॉलो करती है जिसको हम बेसिकली बोल रहे होते हैं कार्नोट साइकिल। ठीक है स्टूडेंट्स, इट कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोसेस, 2 आइसोथर्मल एंड 2 एडियाबैटिक। ये जो है बेसिकली 2 आइसोथर्मल प्रोसेस पर कंसिस्ट होती है, इसके अलावा 2 एडियाबैटिक प्रोसेस पर कंसिस्ट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर हमारे पास डायग्राम में यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पर आइसोथर्म बेसिकली फॉलो हो रहा है, इसके अलावा एडियाबैटिक आ रहा है, फिर एडियाबैटिक आ रहा है यहाँ पर, और फिर आइसोथर्म का यहाँ पर कर्व्स आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए इसको फर्दर स्टडी करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हमारे पास बेसिकली हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली डायग्राम दी हुई है स्टूडेंट्स, जिसमें बताया जा रहा है कि ए टू बी पर जाने के लिए ये जो है बेसिकली आइसोथर्मल एक्सपांशन है। ठीक है, अब पढ़ते हैं, आइए। In process A to B is a isothermal expansion at a temperature T1. The cylinder is placed in a thermal contact with an energy reservoir at temperature T1. During the expansion we decrease load on piston। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक्सपांशन के लिए स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, डिक्रीज़ किया है लोड को पिस्टन के ऊपर। द गैस एब्जॉर्ब्स एनर्जी Q1 फ्रॉम द रिजर्वर थ्रू द बेस ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीजेज फ्रॉम V1 to V2 एंड डज वर्क इन रेजिंग द पिस्टन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली जब हमने डिक्रीज़ किया है लोड ऑन अ पिस्टन, तो हमारे पास गैस जो है वो Q1 एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है और यहाँ पर बेस ऑफ द सिलेंडर से, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है V1 to V2, और हमारे पास वर्क डन हो रहा है बाय रेजिंग द पिस्टन। ठीक है, A to B पर जाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए सेकंड प्रोसेस में बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये जो पिस्टन है वो रेस कर गया है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपांशन हुई थी जिसमें ये हीट को एब्जॉर्ब करके हमारे पास V1 to V2 वॉल्यूम आ गया चेंज। ठीक है, अब प्रोसेस B to C तक द बेस ऑफ द सिलेंडर इज रिप्लेस्ड बाय थर्मली नॉन कंडक्टिंग वाल एंड द गैस एक्सपांड एडियाबेटिकली ड्यू टू डिक्रीज इन लोड ऑन द पिस्टन। ठीक है, यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर ये सिलेंडर की जो वाल्स हैं और बेस हैं वो इंसुलेटेड की गई हैं, क्योंकि यहाँ
पर हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपांशन हो रही है। एडियाबैटिक एक्सपांशन वो एक्सपांशन होती है जिसमें हमारे पास हीट जो है वो बेसिकली चेंज नहीं होती, उसको कांस्टेंट रहना होता है, ठीक है। No heat energy enters or leaves the system during the expansion. The temperature of the gas decreases from T1 to T2. Volume increases from V1 to V2 and gas does work in raising the piston. ठीक है, अब यहाँ पर पिस्टन पर काम हो रहा है, लेकिन by decreasing the internal energy by decreasing the टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली ये क्या थी, एडियाबैटिक एक्सपांशन थी। इसके अलावा आ जाते हैं थर्ड प्रोसेस पर, जिसमें पिस्टन को और ऊपर क्या किया गया है, मूव किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोसेस C to D पर देयर सिलेंडर इज प्लेस्ड इन थर्मल कॉन्टैक्ट विथ द एनर्जी रिजर्वर टेम्परेचर T2 इज कंप्रेस्ड ड्यूरिंग compressed isothermally at temperature T2 by increasing the load on the piston. अब इस प्रोसेस में बेसिकली क्या हो रहा है, थर्मल कॉन्टैक्ट दिया जा रहा है किसी को, एनर्जी रिजर्वर T2 टेम्परेचर को। अब यहाँ पर कंप्रेशन हो रही है, ठीक है। अब वॉल्यूम डिक्रीज फ्रॉम V3 टू V4 ड्यूरिंग दिस टाइम द गैस एक्सपेल्स एनर्जी Q2 टू द रिजर्वर एंड द वर्क डन बाय द पिस्टन ऑन द गैस इज WCD। अब यहाँ पर हमारे पास वर्क डन हो रहा है किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर। तो हमारे पास हीट जो है वो रिलीज होगी बाहर, और हमारे पास यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, बेसिकली आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन। इसके अलावा हमारे पास फाइनल प्रोसेस है D to A तक जाने के लिए। द बेस ऑफ द सिलेंडर इज रिप्लेस्ड बाय नॉन कंडक्टिंग वॉल एंड द गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली बाय सिलेंडर इज रिप्लेस्ड बाय non-conducting piston. The temperature of the gas increases from T2 to T1 and volume decreases from V4 to V1 and work done by the piston on the gas. अब यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि D से A तक जाने के लिए हमारे पास एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रही है। यहाँ पर हमारे पास जो हीट होगी वो ना तो लीव करेगी ना तो इंटर करेगी सिस्टम की, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कंप्रेशन आएगी, तो हमारे पास पिस्टन उसी तरह से हो रहा है जिससे हम ए में पढ़ के आए। तो यहाँ पर हमारे पास साइकिल क्या हो रही है, बेसिकली स्टूडेंट्स आपने नोट किया होगा, रिवर्सिबल हो रही है, रिवर्स्ड हो रही है, ठीक है। If Q1 is the heat absorbed by a working substance from the body in the isothermal expansion AV and Q2 is heat rejected to the cold body during the isothermal compression। अब यहाँ पर हमारे पास हमने एक पॉइंट नोट किए स्टूडेंट, जब Q1 एब्जॉर्ब कर रहा है हीट, तो आइसोथर्मल एक्सपांशन में हमारे पास क्या हो रही है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और हमारे पास जो Q2 है वो आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इन दिस साइकिल द सिस्टम बैक टू द इनिशियल स्टेट एंड हेंस देयर इज नो चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। W इज एक्सटर्नल वर्क डन बाय द इंजन इन 1 सेकेंड, देन फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वर्क डन इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर हमारे पास ये जो सिस्टम है बेसिकली वो अपनी इनिशियल स्टेट में क्या आ रहा है, वापस आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं आ रहा। हमारे पास वर्क डन जो है ये 1 सेकेंड में ऐसे ही एक्सटर्नल वर्क डन होता है, मीन्स वर्क डन बाय ऑन द सिस्टम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वर्क डन का फार्मूला बनेगा Q1 माइनस Q2। तो आइए इसकी इफिशिएंसी को भी स्टडी करते हैं। इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, थर्मल इफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। इफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट विच इज आउटपुट इज वर्क डन अपॉन एन इनपुट विच इज वी प्रोवाइडेड हीट। तो वर्क डन हमने पढ़ के आए, तो Q1 माइनस Q2, देन एफिशिएंसी, एक मिनट स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एफिशिएंसी इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 होगी, और हम अगर कॉमन लेंगे Q1 को तो हमारे पास आएगी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब इक्वेशन जो है वो द एफिशिएंसी ऑफ इंजन इंक्रीजेज द रेशियो Q2 अपॉन Q1 डिक्रीजेज। इट कैन आल्सो बी प्रूव्ड दैट द हीट ट्रांसफर टू आर फ्रॉम अ कार्नोट इंजन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ अ cold or hot body, ठीक है। Q2 upon Q1 equals to T2 upon T1। efficiency of Carnot engine can be written as efficiency, हमने टेम्परेचर के लिहाज से भी लेंगे तो यही होगी कि n इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। अब इफ़िशेंसी परसेंटेज में लेंगे तो हमारे पास परसेंटेज इफ़िशेंसी बनेगी 1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100%। Thus, the efficiency of Carnot engine depends on the temperature of hot and cold reservoirs. The larger the temperature differences of two reservoirs, the greater is the efficiency, but it can never be 1 or 100 unless 100% unless cold reservoir is absolute zero temperature T 0 डिग्री केल्विन, तो 0 केल्विन। तो हमारे पास यहाँ पर एफिशिएंसी जो है कार्नोट इंजन की वो डिपेंड करती है हॉट एंड कोल्ड रिजर्वर के ऊपर। अब जितना टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा होगा टू रिजर्वर्स के ऊपर तो हमारे पास उतनी एफिशिएंसी
ज़्यादा आएगी। 100% तभी बनेगी जब हमारे पास जो कोल्ड रिजर्वर है वो 0 केल्विन पर होगा। सच रिजर्वर्स आर नॉट अवेलेबल एंड हेंस द मैक्सिमम एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1। नेवरथलेस द कार्नोट इंजन साइकिल एस्टेब्लिशेस आर अपर लिमिट्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ ऑल हीट इंजन्स। ठीक है, हमारे पास ऐसा कोई रिजर्वर नहीं है जैसे हमारे पास कोल्ड रिजर्वर होगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कोई रिजर्वर नहीं है हमारे पास जो इसकी जो है वो हमारे पास वैल्यू 0 केल्विन पर आ जाए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो कार्नोट साइकिल है वो बेसिकली दूसरी इंजन्स के मुताबिक यहाँ पर हमारे पास बहुत एफिशिएंट है। नो प्रैक्टिकल हीट इंजन कैन बी परफेक्टली रिवर्सिबल एंड आल्सो एनर्जी डिसिपेशन इज इनएविटेबल। दिस फैक्ट इज स्टेटेड कार्नोट्स थ्योरम। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसी प्रैक्टिकल हीट इंजन नहीं है जिसमें हमारे पास प्रोसेसेस रिवर्सिबल हो जाएं, और हमारे पास ये जो फैक्ट है हमारे पास कार्नोट्स थ्योरम में भी हमारे पास मौजूद है। नो हीट इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर्स। द कार्नोट थ्योरम कैन बी extended to state that all Carnot's engine operating between the same two temperatures have the same efficiency irrespective of the nature of working substances। हमारे पास जो कार्नोट इंजन है, ठीक है, उसमें हमें बताया गया है कि कोई भी ऐसी हीट नहीं है जो बहुत सा कार्नोट इंजन के और ज़्यादा एफिशिएंट हो। ठीक है, जो ऑपरेट हो रही है सेम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑपरेट हो सेम टेम्परेचर के ऊपर। कार्नोट थ्योरम जो है वो इसको हम बेसिकली एक्सटेंड कर रहे हैं एक स्टेट देकर कि कार्नोट इंजन जो है वो ऑपरेट हो रही है 2 टेम्परेचर के जिसमें सेम एफिशिएंसी होती है। कोई भी नेचर ऑफ सबस्टेंस यहाँ पर मैटर नहीं करता। ऑल रियल इंजन्स आर लेस एफिशिएंट देन कार्नोट इंजन ड्यू टू फ्रैक्शन एंड अदर हीट लॉसेज। जो भी हमारे पास इंजन्स हैं, ठीक है, वो लेस एफिशिएंट है देन कार्नोट इंजन क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन और हीट लॉसेज स्टूडेंट्स होते रहते। तो यहाँ तक हमारे पास जो टॉपिक था हमारा वो था कार्नोट इंजन से रिलेटेड, जो एक आइडियल इंजन है जो एक रिवर्सिबल प्रोसेस पर वर्कआउट कर रही होती है। आइसोथर्मल एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एडियाबैटिक एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो स्टूडेंट्स फर्दर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।